कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए। द हिलेरी टाइम्स में आशीष कुमार से मेरी बातचीत हुई, बहुत ही अच्छा लगा। आशीष कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे बात कर सका। वेलकम टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द हिलरी टाइम्स। दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, ही इज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट, एक्टर, डायरेक्टर एंड परफॉर्मर। स्टेज से स्क्रीन तक उनकी जर्नी डेडिकेशन का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। अ पार्ट ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स, ही इज नोन फॉर हिज इंटेंस एंड impactful roles. His honesty toward his craft sets him apart in the industry. जी हाँ दोस्तों, आज हम उनसे जानेंगे उनके सफ़र, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी क्रिएटिव फिलॉसफी के बारे में। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट राकेश दुबे जी का। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया। प्लेजर, थैंक यू। सर सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नेशनल अवार्ड विनिंग जो प्रोजेक्ट रहा है दुर्गा। तो जी, एक तो सर सबसे पहले तो ये बताइए आम दर्शकों को कि जब आपको ये अवार्ड मिला, आम आदमी ऐसा सोचता है, तो वो मोमेंट कैसा था? किसको आपने थैंक्स किया? पेरेंट्स को, व्यूवर्स को? कैसा रहा वो मोमेंट? एक्चुअली में ये 1992 में बासु चटर्जी ने जो फिल्म बनाई थी दुर्गा, उस फिल्म को अवार्ड मिला था। मेरी फिल्म को अवार्ड मिला था। ये मुझे पर्सनली नहीं, बल्कि पूरी फिल्म को अवार्ड मिला था ये। तो बहुत अच्छा लगा था। उस अवार्ड फंक्शन का जो अवार्ड हुआ था, मिला था, उसमें बहुत अच्छा लगा था। जब ऐसे प्रोजेक्ट आप करते हैं, कोई मूवी या सीरियल, और उसमें खास करके आपका लीड रोल था, तो कहीं ये डर नहीं रहता एज एन एक्टर कि कहीं मैं टाइप्ड ना हो जाऊं? क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि जिन लोगों ने राम जी का, कृष्ण जी का जो रोल प्ले किया था, तो ऐसा बताते हैं, कई बार उन्होंने इंटरव्यूज में भी कहा कि उनके ऊपर एक लेबल लग गया था, आप लीक से हट के कुछ रोल्स नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ रहा आपके साथ? नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। और मैंने एक सीरियल रामायण, जो जिसने गुरमीत चौधरी ने जो राम का किरदार निभाया था, वो वाली रामायण मैंने डायरेक्ट भी की थी। तो गुरमीत आज राम के बाद में बहुत सारे अलग अलग रोल भी कर रहा है। वो हम्म। टाइप नहीं हुआ, उसने फिल्में भी की हैं, मूवी भी की हैं बहुत सारी। तो पहले के ज़माने में शायद ऐसा होता होगा, पर अब ऐसा नहीं है। अब लोग टैलेंट को पहचानते हैं और उसके हिसाब से उसको काम भी देते हैं। तो टाइप होना अब ज़रूरी नहीं है। आपकी एंट्री इस मूवी में कैसे हुई, दुर्गा मूवी में जिसमें आपने लीड रोल प्ले किया था? जी और जी जी वासु चटर्जी जी तो एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं, हर कोई जानता है उन्हें। जी जी जी। उस दौरान में मैं ओमपुरी जी के साथ में थिएटर कर रहा था। तो ओमपुरी जी ने मुझे बासु चटर्जी से मिलाया था। और दुर्गा फिल्म करने से पहले मैंने उनके साथ में अ, उनका सीरियल था व्योमकेश बख्शी, वो मैंने किया था। कक्का जी का हिंद किया था मैंने। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे देख लिया था, अच्छी तरह परख लिया था, तब उन्होंने मुझे इस रोल के लिए ऑफर किया था, जो मैंने दुर्गा में किया। बहुत ही अच्छा रोल था, लीड रोल था। एक गांव के लड़के का रोल था, जो मतलब अपनी शादी को लेकर ये था कि जल्दी कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा सब्जेक्ट था उस फिल्म का। नेशनल अवार्ड भी उसको मिला फिर। आप जैसा कि आपने खुद भी बताया व्यूअर्स को कि आप एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, जी तो एक आपका एक्सपीरियंस रहा होगा जब आपने किसी और डायरेक्टर के कहने पर आपने एक्टिंग, अपना परफॉर्मेंस दिया, और एक जब आप खुद डायरेक्टर बने, तो ये जो कैप्टन ऑफ द जो शिप जो बोलते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है? और खास करके जब कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें आप खुद भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई शॉट लिया और आपको ही डायरेक्ट करना है, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है, या बाकी एक्टर्स को कंट्रोल करना? डायरेक्टर
जो शब्द है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हर चीज में वो देखता है कि जो एक्टर है वो कौन सा रोल कर रहा है, उसकी क्या कॉस्ट्यूम है, क्या पीरियड है उसका जो मैं प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, उस पीरियड के हिसाब से मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। और मतलब बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है एक साथ, जबकि बाकी लोगों को ऐसा नहीं होता है। बाकी लोग अगर मेकअप मैन है तो उनको खाली अपना डिपार्टमेंट देखना है, कैमरा मैन है तो उनको खाली अपना डिपार्टमेंट देखना है, एक्टर है तो वो खाली डायलॉग बोल के निकल जाएगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा ले रहे हैं कैसा नहीं ले रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर के कंधों पर होती है कि उस प्रोजेक्ट को वो कैसा बनाए, कितना खूबसूरत बना सकता है। वो सब उसके ऊपर निर्भर करता है। और अगर मैं अपनी डायरेक्शन में एक्टिंग भी करता हूँ तो मुझे पहले एक बार देखना होता है फ्रेम में, किसी असिस्टेंट को खड़ा करके कि मैं फ्रेम मेरा क्या बन रहा है और उसके हिसाब से मैं मुझे कहाँ प्लेसिंग लेनी है, तो वो सब मैं देख कर फिर मैं एक्ट करता हूँ। अदरवाइज अपनी डायरेक्शन में मैं बहुत ही कम एक्ट करता हूँ। एक बार मैं सतीश जी का, सतीश लेट जो एक्टर थे, काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट डायरेक्टर भी रहे, तो उनका हाँ एक मैं हाँ इंटरव्यू देख रहा था। तो हाँ उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, जो कि इंग्लिश ही शायद कहा होगा, कि जब मैं कोई डायरेक्शन करता था तो उसमें मैं अपने लिए एक रोल भी अच्छा सा निकाल लेता था। ऐसा उन्होंने कुछ कहा। मैं, हाँ हाँ तो हाँ। जब आप खुद ही डायरेक्टर हो किसी प्रोजेक्ट के, तो ये वाकई कितना इजी होता है कि मैं अपने लिए कोई क्रीम पार्ट एक सेव कर लूँ उसमें। इजी वाली बात नहीं है, डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट। कि अगर स्क्रिप्ट में कोई रोल है मेरे लायक और मुझे लगता है कि मैं उसको करने में सहज हूँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। और वो सतीश जी जो हैं बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं वैसे भी। और अभी मैंने बहुत सारे टीवी शो डायरेक्ट किए हैं। और एक छोटी सी 40 मिनट की फिल्म डायरेक्ट की है जिसमें गुरमीत चौधरी और देवीना थे। उसका नाम था नई चेतना। और इसके अलावा मैंने कुछ बहुत ज़्यादा फिल्में तो मैंने अभी डायरेक्ट नहीं की हैं। मैं चाहता हूँ कि फिल्में डायरेक्ट करूँ। और फिल्में डायरेक्ट करूँ तो शायद मैं अपने लिए भी रोल तलाश करना शुरू करूँगा उसके अंदर, स्क्रिप्ट में। एक दौर हमने देखा था जब टीवी और सिनेमा के बीच में एक बहुत गहरी खाई कह सकते हैं, एक एक था कहीं ना कहीं स्टिग्मा, जी ये जी टीवी जी। वाले हैं, ये सिनेमा वाले हैं। अब वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया है, टीवी सिनेमा पर बहुत हद तक हावी भी हो गया है, ऐसा हमें लगता है। तो कभी आपने इस तरीके का कोई जोल्ट आपने महसूस किया कि आपके ऊपर, भाई ये तो टीवी वाले हैं, सिनेमा में इनका क्या काम, या सिनेमा कैसे करेंगे? कभी इस तरीके का कोई हल्का या ज्यादा, कभी ऐसा कुछ इम्प्रेशन आपने फील किया हो, किसी ने कराया हो? ये तब होता था जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। और जब से टीवी चैनल शुरू हुए हैं, तो टीवी चैनल तो पहले स्टार्टिंग में शायद जी टीवी शुरू शुरू हुआ था। उसके बाद फिर स्टार प्लस आया, कलर्स आया, बहुत सारे चैनल आ गए। तो अब वैसा नहीं रहा है। अब चाहे आप टीवी में काम करते हो, चाहे ओटीटी पे काम करते हो या फिल्मों में काम करते हो, आप एक एक्टर के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो अब वो डिफरेंस नहीं रहा है। मैं फिल्में भी करता हूँ, एड भी करता हूँ, सीरियल भी करता हूँ, सब तरह के काम करता हूँ। तो वहां मुझे कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये आदमी टीवी का है या एड का है तो उसको फिल्मों में ना लिया जाए। ऐसा कभी होता नहीं है ऐसा। तो अब बहुत इजी हो गया है। आप खाली एक्टिंग अच्छा अच्छा कीजिए तो आप किसी भी माध्यम से आप एक्टिंग कर सकते हैं। पर आपके ही इंडस्ट्री में किसी ने हाल में ही बोला था कि भाई हीरो तो 70 mm पर्दे पर ही आता है, टीवी पर नहीं आता। तो आप इसे कैसे देखते हैं, इस स्टेटमेंट को? नहीं, हीरो अभी अमिताभ बच्चन से बड़ा कौन हीरो होगा? वो कब से टीवी कर रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के बहाने से उन्होंने बहुत सारा शायद सन 2000 से टीवी कर रहे हैं वो। इसके अलावा सोनाली बेंद्रे को मैंने टीवी पे देखा है। और कई एक्टरों को मैंने टीवी पे देखा है जो टीवी पे जिन्होंने काम किया है। पर अमित जी का तो टीवी पर आना उस समय के हिसाब से एक मजबूरी भी थी ना। हाँ, ये और बात है कि बाकी कलाकारों के लिए एक रोड मैप मिल गया। अभी अभी देखिए ना, आप सलमान खान को देख लीजिए। वो टीवी का काम करते हैं। और शाहरुख खान ने भी टीवी पे किया है। जो होस्टिंग का, भले होस्टिंग का काम सही, लेकिन टीवी तो टीवी है ना, वो भी करते हैं। हम्म, बिल्कुल सही है। टीवी हो, ओटीटी हो, वेब सीरीज हो, जो भी हो, हाँ, सब अभी कोई। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ही पार्ट हैं। जी। सर, आपने क्राइम सीरियल्स में भी बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत सारे मतलब नोटिसेबल रोल्स रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था,
तो वो हम्म। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है कि जो समाज में क्राइम बढ़ता है या बढ़ रहा है या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इन क्राइम सीरीज का भी रोल है। लोग उससे तरीके सीखते हैं। तो आप तो हम्म। उस चीज से जुड़े रहे हैं। एक तो आप ये हम्म। बताइए कि आप इस बात पर कितना इत्तेफाक रखते हैं, और दूसरा कि क्राइम सीरियल करते वक्त कभी कोई आपको ऐसा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ हो जो लगा हो कि भाई ऐसा हमने देखा है या ऐसा कैसे हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्राइम सीरियल जितने भी बनते हैं वो पहले तो सच्ची कहानियों पे ही बनते थे। जितनी सच्ची कहानियां होती थी वो क्राइम पता नहीं पुलिस वालों से लेते थे, क्राइम पेट्रोल वगैरह में या कहाँ से इकट्ठी करते थे और उसके ऊपर वो सीरियल बनाते थे। अब कुछ ऐसा हो गया कि वो अब कहानी खुद ही लिखने लगे हैं, बहुत सारी कहानियां, और उस पर सीरियल बनते हैं। बट ऐसा नहीं कि क्राइम सीरियल देख के लोग क्राइम करते हैं, बल्कि हम तो वो बनाते हैं जो लोग करते हैं। सीरियल वही बनते हैं जो समाज में हो रहा होता है, जो पर देख रहे पर होते हैं लोग। पर ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं जिसमें कल्प्रिट ने कहा कि मैं उस फिल्म से, उस टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड हुआ था। बट हो सकता है कि वो कुछ टाइम पहले किसी ने देखा हो कि भाई ये चीज होती रहती है, इस तरह के माहौल है या इस तरह की कहानियां समाज में हो रही हैं, तो उसे देख के बनाया हो और उसी से किसी ने प्रेरणा ले ली हो, ये भी हो सकता है। सर एक बात और बताइए, पहले जो कंपटीशन था वो एक्टर वर्सेस एक्टर था, डायरेक्टर वर्सेस डायरेक्टर रहा होगा। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, तब हम्म। से हर बंदा मोबाइल के थ्रू खुद को स्टार बनाने में लगा हुआ है। हर किसी को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। तो खास करके जिन लोगों का पैशन है, जिन लोगों का प्रोफेशन एक्टिंग है, तो उनके लिए ये कितना, आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक नया चैलेंज नहीं है? और एक और बात जो हमें पता चली, बहुत सारे एक्टर्स ने कहा अपने कन्वर्सेशन में कि आजकल जब हम कहीं काम के लिए जाते हैं तो वो लोग हम्म। पूछते हैं कि भाई आपके फॉलोअर्स कितने हैं। जी। तो क्या किसी एक्टर के लिए, टैलेंटेड एक्टर के लिए, ये फॉलोअर होना कोई मायने रखता है? अगर कोई फॉलोअर नहीं है तो क्या उसकी एक्टिंग पर हम क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फॉलोअर्स, किसी अच्छे एक्टर के लिए फॉलोअर्स होना जरूरी है। क्योंकि फॉलोअर्स अगर हैं तो ये प्लस पॉइंट बन सकता है। बट अगर फॉलोअर्स नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक्टर नहीं या आपको काम नहीं मिलेगा। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं हैं, बट वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग अलग ही हैं। अब आप देखिए, हजारों लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, डेली रील्स बनाते हैं, डेली फेसबुक पे आते हैं। क्या वो फिल्मों में आपको नजर आते हैं? क्या वो आपको ओटीटी पे नजर आते हैं? एक आध हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, कोई होगा, होगा तो। नहीं तो आपकी नज़र में ये सेलिब्रिटी हैं, ये आजकल तो इन्हें भी सेलिब्रिटी की संज्ञा दे दी गई है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर फॉलोअर्स आपके बन रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको काम मिलता रहेगा अगर आप अच्छे एक्टर है तो। अच्छा एक्टर होना जरूरी है काम करने के लिए। और अगर आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और आप एक्टर अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। सिंपल है। सर एक बात मुझे और भी बताइए कि हम्म। आपको कब लगा, लाइफ में कब लगा, थिएटर, टीवी, इस स्टेज तक आते आते कि हाँ भाई, अब मैंने अपनी एक पहचान बना ली है, अब मुझे उस तरीके का स्ट्रगल नहीं करना है जो बिगनिंग डेज में आमतौर पर सभी एक्टर्स करते हैं? कोई ऐसा आइकॉनिक रोल, कोई प्रोजेक्ट जिसने आपको एक पहचान दे दी? एक्टर तो हमेशा स्ट्रगलर ही रहता है, अगर मेरी पूछे तो, मुझसे पूछे आप तो। क्योंकि एक्टर का मन कभी भरता नहीं है, कितने भी काम कर ले, कितना भी रोल कर ले वो, उसे लगता है कि अभी और कुछ बाकी है, और कुछ करना है, इससे बड़ा करना है। तो एक्टर का मन तो कभी भरता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, और कोई मेरी बहुत बड़ी पहचान तो बनी नहीं है। जो मैं आपको तो बताऊं। क्या नहीं, आपका स्ट्रगल इस स्टेज पे डिफरेंट होगा ना? स्ट्रगल तो पूरी लाइफ होती है हर डेफिनेटली आदमी की। थोड़ा फर्क पड़ता है। हम्म। जब आप नए आते हैं तो आप काम खोजने में बहुत आपको टाइम जाता है, आपको काम मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। अभी थोड़ी सी पहचान और बन जाती है, थोड़े से आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स जान जाते हैं या डायरेक्टर्स आपको पहचान जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट बुला लेते हैं आपको। तो इतना घूमना फिरना नहीं पड़ता, बस इतना फर्क है बस। सर जो नए, जो युवा पीढ़ी जो इंडस्ट्री में आना चाह रही है या जो आई है, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो कभी आपने की हो? मैं बहुत ही प्लानिंग के साथ में आया था।
मुझे पता है कि अगर एक्टिंग करने जाना है तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा मुझे। और मैं ऐसे ही बम्बई चला जाऊं और एक्टर बन जाऊं, ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता। तो मैंने कॉलेज की स्टडी पूरी करने के बाद में थिएटर ज्वाइन किया था मैंने दिल्ली में। और दिल्ली में मैंने अलग अलग डायरेक्टर के साथ में, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे वहाँ के, बीएम शाह, रंजीत कपूर या शेखर वैष्णवी, अमाल अलाना, इन सभी के साथ में मैंने, अभियान के डायरेक्टर थे राजेंद्र नाथ, उनके साथ मैंने थिएटर किया। कम से कम 5-10 साल थिएटर किया मैंने। और अच्छी तरह जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं फिल्म लाइन में जा सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आया और फिर मैंने यहाँ पर आकर काम करना शुरू किया। और यही मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग आए वो काम सीख कर आए, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से काम सीखें या थिएटर करके काम सीखें या किसी की वर्कशॉप करें एक्टिंग की। मतलब काम आना चाहिए पहले आपको। काम आएगा तो आपको काम मिलने में काफी आसानी रहेगी। जब आप आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपने जैसे कि बताया कि आप प्रॉपर स्टडी करके आए, कॉलेज करके आए, तो उस हम्म। टाइम में आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको इजीली ओके कर दिया था कि हाँ आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते उस हैं? टाइम जमाना ऐसा था कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में जाके स्ट्रगल करे या फिल्म इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को इतना अच्छा नहीं माना जाता था। आज फिर भी काफी माहौल सुधर गया है। अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां फिल्मों में आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। बट उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो मेरे फादर भी नहीं चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में आऊं। वो चाहते थे कि मैं उनकी द्वारा जो स्थापित बिजनेस है उसी में उनके साथ में काम करूं। सर, आपने उस जमाने की बात की, इस जमाने की बात की। जी। उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री जो थी, या फिल्मों का जो स्तर था, जो दर्शकों तक पहुंचता था, उसका एक अलग ही लेवल था। आज हम जी। देखते हैं वल्गैरिटी एंड वॉयलेंस। तो इस पर आप दो शब्द कुछ कहें। वल्गैरिटी और वॉयलेंस, ये सिर्फ एक चेंज है माहौल के हिसाब से। शायद लोगों को अच्छा लगता होगा, जो आज की जनरेशन है उनको अच्छा लगता होगा, इसलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उनको परोसते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में साफ सुथरी फिल्में बनती थी ज़्यादातर, और वही लोग देखना पसंद करते थे, चाहे वो सोशल फिल्में हों, कॉमेडी फिल्में हों। और आप देखते हैं कि पहले की फिल्मों में गाने बहुत अच्छे होते थे। जो आज की फिल्मों में गाने, आप देखिए आपको याद ही नहीं होते हैं। आज आज किसी को भी आप बोलेंगे गाना गाने के लिए तो वो हमेशा पुरानी फिल्म का गाना चुनेगा। उसे वो गाना याद आएगा कि हाँ उस फिल्म में ये गाना था। बट आज की फिल्मों में गाना नहीं होता है, म्यूजिक होता है। म्यूजिक होता है, बस उस पर कुछ भी लाइनें होती है वो याद नहीं हो पाती कभी भी। तो पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फर्क है। तो सर, आपकी पसंदीदा कोई ऐसा गाना जिसको आप कभी गुनगुनाते हो, अगर गुनगुना सकें आप? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ये जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। आप तो दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं, तो जी। आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं? क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं? आजकल तो बहुत सारे साधन हैं। पहले खाली बुक्स हुआ करती थी, हम बुक्स पढ़ते थे। उपन्यास हो गए, नॉवेल हो गए, या फिर नाटक की किताबें हो गई। आजकल तो ओटीटी है और सोशल मीडिया का ज़माना है। तो बहुत सारे टीवी है, मोबाइल है। मोबाइल पे आप देखते हैं कि रीलें अगर एक बार शुरू हो गई तो फिर वो चलती ही रहती हैं 2 घंटे, पता भी नहीं चलता कि कैसे गुजर गए आपके रील देखते देखते। तो यही सब है। एक आखिरी प्रश्न आपसे। आपने जी। वासु चटर्जी जी की बात की, राजेंद्र नाथ जी की बात की। तो जी। जो उनके फैंस हैं, कोई, चूंकि आपने तो उनके साथ वक्त गुजारा है, कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट जो हम एंजॉय कर सकें, व्यूवर्स उसको याद करें उन्हें एक बार फिर से, तो आप बड़ा अच्छा लगेगा। वासु चटर्जी अपने काम में बहुत ही माहिर थे वो। और वो उतना ही शूट करते थे जितना उनको चाहिए। वो ज्यादा कभी भी, उस टाइम रील हुआ करती थी,
आजकल तो रील नहीं होती है, तो वो वेस्ट नहीं करते थे फिल्म को कभी भी। ये उनकी खासियत थी। और एक वाकया मुझे याद है कि मैं जब बॉम्बे आया था, तो ओम प्रकाश जी थे, बहुत पुराने एक्टर, आपको याद होगा। तो मैं उनके ऑफिस गया था मिलने के लिए, और नया नया था मैं। उनसे मिला, बड़ा अच्छा लगा मिलके। तो मुझे देख के बोले कि बेटा कहाँ से आए हो, जहाँ से आए हो वापस चले जाओ, यहाँ कुछ खास है नहीं, रखा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, मैंने कहा आपको लगता है ना कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये है वो है, थोड़ा सा करके वो बोले। और कहते अच्छा ठीक है, मैं कुछ बताता हूँ, काम होता तो बताता हूँ, बोलूंगा ये है। तो मतलब मुझे वहां पर ये उन्होंने अपना शायद अनुभव के हिसाब से कहा होगा कि लोग रोज आते हैं एक्टर बनने के लिए, पता नहीं आदमी यहाँ पर कितना दिन स्ट्रगल करेगा, क्या खाएगा क्या पिएगा, और फिर बन नहीं पाता, अक्सर ये होता है। तो इसलिए शायद उन्होंने अपने अनुभव से ये मुझसे कहा होगा, ये मुझे याद है। और सर राजेंद्र नाथ जी निजी जिंदगी में भी वैसे ही हंसमुख थे जैसे वो स्क्रीन पर आते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हम्म। इंसान थे वो, हंसमुख हम्म। थे। तो व्यूवर्स, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक भी करिए। और आप देख रहे हैं और देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स को। और मैं हूं आपका दोस्त, अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद।